हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के सारे डायग्राम बायोलॉजी के, क्योंकि पे मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि ये वीडियो उन्हें चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपकी हर एक डिमांड पूरी होने वाली है, तो ये वीडियो आप सबके लिए। तो इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स तो कवर करने ही वाली हूँ, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी लेबलिंग या उस डायग्राम में से कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो, सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, देखो ये फ्लावर का जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे मेनली आपको इसमें एंथर, फिलामेंट और ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये जो मेन पार्ट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वैसे तो आपके एग्ज़ाम में पूरा फ्लावर का डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं। दूसरा जो डायग्राम है वो टीएस ऑफ एंथर। देखो इसमें ये वाला जो डायग्राम है ये इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था 2026 में। इसमें ये वाला डायग्राम पूरा का पूरा पूछ लिया गया था। इसमें आपको इसकी चारों लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन मीडियल लेयर और देन टेपिटम, इन चारों लेयर्स की लेबलिंग आनी चाहिए। और इसमें आपको ये कनेक्टिव टिश्यू और ये सारे पोरोजेनस टिश्यू, इन सब की लेबलिंग आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा डायग्राम है वो है ओव्यूल का एक डायग्राम। ओव्यूल का डायग्राम आपको पूरा का पूरा बनाने के लिए पूछ सकते हैं। और एम्ब्रियो सैक के डायग्राम में ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में बताइए, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो अगर आप उसमें ये एनसीईआरटी का डायग्राम बना देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो भी बता देती हूँ। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपको बना के दे देंगे और इसमें से या तो इसकी लेवलिंग पूछ लेंगे, सिनर्जिड्स की पूछ लेंगे, या फिर फिलिफॉर्म अपरेटस की पूछ लेंगे। तो इसकी लेवलिंग भी इसमें पूछी जाती है। बाद जो हमारा डायग्राम है वो है पॉलिनेटेड फ्लावर का एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें 3 बार में दिया है, मैं बताती हूँ। इसमें ये जो नीचे क्लोज्ड फ्लावर्स है ना, इनकी लेबलिंग ज़्यादा पूछते हैं कि ये कौन से फ्लावर है। तो ये आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, और ये जो ओपन फ्लावर्स हैं ये आपके चेस्मोगैमस फ्लावर है। ये आपको याद रखना है, ये आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, पर ये डायग्राम दे के इसमें ए बी करके आपसे लेबलिंग पूछ लेते हैं। उसके बाद इसमें हमने एम्ब्रियो सैक का भी डेवलपमेंट देखा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी पूछ लेते हैं। आपको इसमें पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो, तो ये आपको जो सीक्वेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले प्रो एम्ब्रियो होता है, तो ये वाला सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। प्लस में डायग्राम बनाने के लिए ही आ जाता है, क्योंकि डायग्राम आप ये तो उसमें नहीं बोलेंगे कि एम्ब्रियो का डायग्राम बनाओ, पर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर एम्ब्रियो के बारे में क्वेश्चन आता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर ये डायग्राम आता है तो अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमारे बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला डायग्राम, डाइकोट सीड के जर्मिनेशन का डायग्राम, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है। मैं बता देती हूँ आपकी एनसीईआरटी में वो डायग्राम कैसे दिया हुआ है। वो डायग्राम कुछ ऐसा डायग्राम है जिसमें एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडॉन्स, प्लीम्यूल रेडिकल। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको बनाने के लिए पूछ लेते हैं, पर मैं आपको बोलती हूँ कि 25% ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई ये तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होना ही है। वैसे तो ये पूरा बनाने के लिए बहुत कम आता है, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर जैसे बोर्ड के पेपर्स के लेवल बढ़ रहे हैं तो ये वाला डायग्राम आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ये डायग्राम में आपसे लेबलिंग ज़्यादा पूछते हैं, तो इस डायग्राम की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी में, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैंने खुद के जो नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाए हैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, उसका वीडियो आपको दिखाऊंगी, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन सा पार्ट क्या है। उसके बाद जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेन आपको ये ओवरी और इन्फंडिबुलम, फिम्बरी, इन सब के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। और साथ ही साथ 3 लेयर आपको पता होनी चाहिए, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये सारी चीज़ों की आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, वजाइना की लेबलिंग पता होनी चाहिए, सर्विक्स की लेबलिंग पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये आपको बनाने के लिए भी आ सकता है, साथ ही साथ इसकी लेबलिंग पूछ लेते हैं। मान लो ये लेबलिंग दी हुई है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की लेबलिंग पूछ लेंगे, स्पर्मेटिड की लेबलिंग पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें।
उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारा वो जैसे ओवरी का डायग्राम है, इससे रिलेटेड ही आपके एनसीईआरटी में डिक्टो बना हुआ है। पर मैंने ये वाला डायग्राम इसलिए इसमें स्लाइड में डाला है ताकि आपको सारी लेबलिंग क्लियर रहे, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें मेन आपको कॉर्पस ल्यूटियम की लेबलिंग पूछते हैं, और इससे जो ओवम निकल रहा होता है, ओव्यूलेशन तो हो रहा है पर ये जो ओवम निकल रहा है उसकी लेबलिंग आपसे पूछते हैं। तो ये ओवम वाली लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis आ जाता है और अगर आपने डिक्टो ये दोनों डायग्राम बना दिया तो फुल मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये दोनों डायग्राम आपको पता ही होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें और क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉयड होते हैं। तो कौन डिप्लॉयड होता है? ऊपर के 2 डिप्लॉयड, नीचे के 2 हैप्लॉयड। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। प्लॉयडी में नंबर बहुत जल्दी कट जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बता दिया। और सेम फॉर oogenesis में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी। ये तीनों चीज़ें ज़रूर लिखना है। ये तीनों चीज़ें अगर आपने मिस कर दी तो वो नंबर कट हो जाएंगे। तो इसलिए डिक्टो जो भी चीज़ें इसमें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के डायग्राम में मेंशन ज़रूर करनी है। ये वाले डायग्राम में देखो, स्पर्म का स्ट्रक्चर तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें तो पूरा बनाने के लिए ही आ जाएगा। और इसमें से एक्रोसोम और टेल, इन सब का फंक्शन भी पूछ लेते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें स्पर्म का डायग्राम में पता होनी चाहिए। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ये पूरा बनाने के लिए आपको नहीं आता है। ये डायग्राम आपका बना होगा, इसमें से पूछ लेंगे कि LH की पीक कौन सी है, FSH की पीक कौन सी है, एस्ट्रोजन की पीक कौन सी है, प्रोजेस्टेरॉन की पीक कौन सी है। और क्या पूछ सकते हैं कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। के साथ मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और नेक्स्ट साइकिल बिग्स। इसमें से ये जो तीनों फेज़ हैं, इन तीनों फेज़ में से किसी एक फेज़ का नाम स्किप करके आपसे वो फेज़ का नाम पूछ लेते हैं। तो ये डायग्राम भी आपको ध्यान से देखना है। बाद वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये दोनों भी आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। इसमें आपको ये दोनों डायग्राम दिए रहेंगे और आपको ये बोला जाएगा कि डायग्राम देख के आइडेंटिफाई करो कि कौन सी वैसेक्टोमी है, कौन सी ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पर पेनिस है तो ऑब्वियस सी बात है मेल्स में होगा, और मेल्स में वैसेक्टोमी होती है और ट्यूबेक्टोमी हमारी फीमेल ट्यूब्स में होती है। अगर याद नहीं हो रहा है तो याद करने का मैं बताती हूँ। फैलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल में होती है। फैलोपियन ट्यूब से ही ट्यूबेक्टोमी, और बचा हुआ वास्ट डिफरेंस मेल में होता है तो उससे ही वैसेक्टोमी मेल्स में। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर सेम टू सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायग्राम नहीं दिया हुआ। ये तो बस अच्छा डायग्राम दिखाने के लिए है। आपको सिर्फ ये फीमेल आपको पता होना चाहिए कि इसमें फीमेल डिप्लॉयड होती है, मेल जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। उसके बाद उसमें मियोसिस होती है, इसमें माइटोसिस होती है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप बना दोगे, अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन हनी भी आ जाता है एग्ज़ाम में तो भी पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप जो भी डायग्राम बनाओगे ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के ही डायग्राम बनाओ, और ये सारे डायग्राम्स भी एनसीईआरटी के हैं। आप ये मत सोचना कि ये डायग्राम मैं कहीं बाहर से लेकर आई हूँ, नहीं, एनसीईआरटी के डायग्राम से इसमें पेस्टेड हैं। पेडिग्री एनालिसिस, देखो अगर आप में से किसी को भी पेडिग्री एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं पेडिग्री एनालिसिस पे एक अलग वीडियो बना दूंगी कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी बात कि आपसे ज़्यादातर तो ऑब्वियसली बात है पेडिग्री दी होगी, आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये चीज़ तो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको यही 2 मिलेंगे, कोई भी पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन वो दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका मेथड आपको आना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर दो। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल बना दूँगी। फिर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना नहीं आता है, पर वो क्या होता है कि इसमें जो ये चीज़ पिंक कलर की रैप है, इसमें ये पूछ लेंगे कि ये क्या है, तो ये डीएनए रैप होता है। बीच में ये डीएनए है और बीच में ये जो गोल गोल सा है ये हिस्टोन ऑक्टामर है, और ये जो लंबा लंबा सा लगा हुआ ये H1 हिस्टोन है। तो ये 3 चीज़ें आपसे इसमें से कोई सी भी 1 या 2 चीज़ें पूछ लेंगे। रेप्लिकेटिंग फोका एग्ज़ाम, इसमें देखो, इसमें आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी लैगिंग स्ट्रैंड है, कौन सी कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड है, कौन सी, और फिर और क्या पूछते हैं। अब इसमें लैगिंग स्ट्रैंड तो देख के पता चल रहा है,
तो वो तो आप बता दोगे, पर इसमें पूछते हैं कि इस साइड 5 प्राइम है या 3 प्राइम, इस साइड 5 प्राइम है या 3 प्राइम, इस साइड 5 होगा 3 होगा। तो 5 3 इतना कंफ्यूजिंग होता है इसमें, इसलिए ये चीज़ क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से इस डायग्राम को देख कर जाना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूछ लेंगे, ये आपको पूरा बनाने के लिए भी आ सकता है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें बना भी सकते हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए। साथ ही साथ आपको ये पूछ लेंगे कि इस पर क्या है, प्रमोटर है कि टर्मिनेटर है, इधर क्या होता है, टर्मिनेटर है या प्रमोटर है, जो भी है। लैक ऑपरेरॉन, देखो लैक ऑपरेरॉन का डायग्राम बनाने के लिए ही बोल देंगे आपसे कि जब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर होगा तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर होगा तो क्या होगा। तो आपको दोनों सीन्स पता होने चाहिए, ये बनाने के लिए बहुत आता है भाई। अगर मॉलिक्यूलर बेसिस से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इवोल्यूशन चैप्टर का ग्राफ है, आपको पता होगा। पूरे इवोल्यूशन चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम यही डायग्राम है, और आता ही आता है, मोस्टली ये आ ही जाता है पेपर्स में, और हर साल आता है। बस ये है कि आपको कौन सा पेपर कोड मिलता है, कौन सा सेट मिलता है, इस पर डिपेंड करता है, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर डालते हैं। तो आपको और सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना, अपनी मर्जी से कोई डायग्राम मत बना के आना। ये डायग्राम बनाना पहले, उसके बाद 3 एरो बनाना, और उसके बाद ये तीनों बना देना। तो इसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत आराम से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपसे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेंगे, टाइम नहीं लगेगा भाई। तो ये पूरा जो डायग्राम है ये आपको आना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं कि मॉस्क्यूटो की इन्फेक्शियस स्टेज को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है स्पोरोजॉइट्स। तो स्पोरोजॉइट्स जो है मॉस्क्यूटो की इन्फेक्शियस स्टेज होती है। एमसीक्यू में या फिर लॉन्ग में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पार्ट्स में पूछते हैं, तो एक पार्ट मान लो यही डाल दिया, तो ऐसा होता है। एंटीबॉडी की भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकती है, इसमें आपको ये याद रखना है 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको बोलते हैं H2L2 स्ट्रक्चर होता है इसका, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, और ये पूरा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आना चाहिए। रेट्रोवायरस, ये पूरा डायग्राम इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। बोर्ड एग्ज़ाम में इन्होंने 5 नंबर में पूछा था, 3 पार्ट्स, तो उसमें से एक पार्ट 2 नंबर का था जिसमें ये पूरा डायग्राम बनाने को आया था। और अगर आपने ये पूरा डायग्राम बना दिया तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ये पूरा डायग्राम आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, समझना है। जब अभी मैंने इसका लेक्चर नहीं डाला है, आगे चल के जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जब लेक्चर मैं डालूंगी तो बिल्कुल आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझा दूंगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो उसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ में हमारे 2 ड्रग्स की बात की गई है। 2 ही ड्रग्स के स्ट्रक्चर ही बने हैं उसमें, एक तो उसका बना है कैनाबिनॉइड का और एक मॉर्फिन का बना हुआ है। तो कौन स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड का है, कौन सा मॉर्फिन का है, ये याद रखना। नहीं याद हो रहा है, खुला हुआ स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड का। देखो कैनाबिनॉइड की स्पेलिंग बड़ी है तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा लंबा सा होगा। ओपोइड मॉर्फिन की स्पेलिंग छोटी है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा छोटा सा होगा। तो ऐसे याद करके फिर आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। PBR 322 आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जीन्स पर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स दी हुई है, तो ये पता होना चाहिए। मेन इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन का ही पूछते हैं, और एक ROP पूछते हैं। ROP क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं और ये रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम ROP बोलते हैं। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं, कहीं दिया नहीं हुआ है। उसके बाद एज पिरामिड था, 3 तरह के एज पिरामिड्स हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। तो ये आपको बनाने आने चाहिए, ये भी आपसे पूछ ही लेंगे। पूरी NCERT में 2 कर्व आपको दिए हुए हैं और दोनों कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक में तो ये दोनों दिया हुआ है, इसमें पूछ लेते हैं कि ये जो कर्व J शेप का कर्व होता है ये किसके लिए होता है, और S शेप का कर्व होता है ये किसके लिए होता है। तो ये चीज़ आपसे एक तो पूछ लेंगे। जैसे कि जो J शेप का कर्व होता है ये तब होता है जब जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। और एस शेप का होता है जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ इनकी इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, इक्वेशन ज़रूर पूछते हैं। उसके बाद स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भी एक ग्राफ है जिसमें आपको 2 ग्राफ इसमें भी दिए हुए हैं। इस ग्राफ की इक्वेशन आपसे पूछ लेंगे, इस ग्राफ की इक्वेशन आपसे पूछ लेंगे, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा ग्राफ बना दो। बाद हमारा अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखो पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ये भी पिरामिड ऑफ बायोमास है, ठीक है। तो ये 3 तरह के पिरामिड्स आपको पता होना चाहिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, कभी भी डाउनवर्ड नहीं रहता, ये ध्यान रखना है।
कौन से सीक्वेंस में होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें ये आपसे लेबलिंग में पूछ लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। और क्या पूछ लेते हैं कि कितना %, अगर यहाँ पर मान लो 100 जूल एनर्जी है तो यहाँ पर 10 जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 10,000 है तो यहाँ पे 1000, फिर 100 जाएगी, फिर 10 जाएगी, यानी कि आगे उसका 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाती है। तो एक ये क्वेश्चन आपसे इन चीज़ों में पूछ सकते हैं। तो गाइस ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के डायग्राम्स क्लास 12 के। ऐसा मुझे कमेंट आया था इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो आप ये जान लो कि आप जो भी कहोगे वो उस टॉपिक का वीडियो आपको मिलने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वो वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग स्कॉलर दीदी।